Hello everyone, welcome back. I hope you are all doing very great. So कोरोना चल रहा है बाहर तो हमको निकलना नहीं है, लेकिन हम घर में बैठ के भी सीख सकते हैं एंड दैट इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड. तो कल हमने क्या कंप्लीट किया था? कल हमने सप्लाई पूरा कंप्लीट कर लिया था सर. तो सप्लाई में हमने क्या देखा था? कब किसी एक्टिविटी को सप्लाई बोलेंगे, और एक बार अगर सप्लाई प्रूव हुआ उसके बाद ही आपको आगे जाना है कि टैक्स पे करना है, कितना करना है, कौन करेगा, वो सब आगे की बात है. तो सर हमने सप्लाई तो कंप्लीट कर लिया. अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम नया चैप्टर उठाने वाले हैं, चैप्टर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी. अब चार्ज मतलब क्या होता है? तो जैसे ही आपको पता चला कि कोई भी एक्टिविटी सप्लाई है, अब सप्लाई है तो उस पे आगे क्या करना है? उस पे टैक्स पे करना है. तो कौन सा टैक्स पे करना है? सीजीएसटी एसजीएसटी करना है कि आईजीएसटी करना है? और वो टैक्स पे करेगा कौन? तो हमें अब वो सब चीजें देखनी है कि जो आपका टैक्स है वो कौन सा टैक्स पे करना है. तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है. क्योंकि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगता है. तो एक बात तो वो हो गई. दूसरी बात, ये हर ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती है, एक सप्लायर जिसने सप्लाई किया है, एक रेसिपिएंट जिसने सप्लाई रिसीव किया है. तो अब इन दोनों में से कौन टैक्स पर एक पर टैक्स पे किसको करना है, लायबिलिटी किसके ऊपर है, तो हम वो भी देखने वाले हैं. तो बेसिकली हम लोग जो चैप्टर आज, जो सेक्शन आज रेफर करने वाले हैं, सबसे पहले तो है सेक्शन 1 सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट का. सेक्शन 1 हर लॉ में यही बताता है कि ये जो लॉ है ये किस पे एप्लीकेबल है और इसका एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट क्या है. देन ये चार्जिंग सेक्शंस है जो सेक्शन 9 है, और सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ये क्या बताते हैं? तो अगर आप सीजीएसटी एक्ट की बात करो तो सेक्शन 9 जो है वो सीजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है, और आईजीएसटी में जो सेक्शन 5 है वो आईजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है, वो हम पढ़ने वाले हैं. देन सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट वो भी हम पढ़ने वाले हैं. अब सेक्शन 7 और 8 क्या बताते हैं? तो वो ये बताते हैं कि कब आप किस सप्लाई को इंटर स्टेट बोलोगे और कब आप किस सप्लाई को इंट्रा स्टेट बोलोगे. तो वो क्लासिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा? सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. वापस याद रखना, जो सेक्शन 7 और 8 थे सीजीएसटी एक्ट के, वो हमने पहले पढ़े थे सप्लाई में, वो सप्लाई के बारे में बताते हैं. और 7 और 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट आपको क्या बताता है कि कब आप इंटर स्टेट बोलोगे किसी भी सप्लाई को और कब या इंट्रा स्टेट बोलोगे. तो चलो सर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से. अब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि सीजीएसटी एक्ट कहाँ कहाँ एक्सटेंड होगा? तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर भी लगता है, सही बात है. बट सर अब ये इंडिया है तो सही, इंडिया मतलब क्या होता है, इंडिया की डेफिनेशन क्या है? तो इंडिया में तीन चीजें इंक्लूडेड होती है. टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 1 में इंडिया की डेफिनेशन जो दे रखी है, सारी बाउंड्रीज बाउंड्री सब बता रखी है उसमें. तो ये होता है. सेकंड, टेरिटोरियल वाटर्स, और ये सब चीजें जो कि सी से, जैसे आप शोर पे हो उसके आगे भी कुछ पार्ट होता है जो कि इंडिया का पार्ट मानेंगे, वो हम आगे देखने वाले हैं, ये डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे. और थर्ड चीज है एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स. तो टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर भी के जो एयर स्पेस है वो भी इंडिया का पार्ट मानेंगे. अगर आप ये सोच रहे हो कि जो टैक्स है जीएसटी वो आपको लैंड पे करना पड़ेगा, तो आप हम लोग हवा में जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट वहां पर भी आपको पकड़ लेगी. हवा में भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर वो इंडिया के लैंड के ऊपर है तो वो भी टेरिटरी में आएगा, उस पर जुरिडिक्शन रहेगा इंडिया का टैक्स लगाने का. तो अब जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड होता है. तो 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया रहेगा. अगर आप यहाँ तक कुछ भी इसमें आपका सप्लाई हो रहा है तो उस पर आपको लगेगा जीएसटी. जीएसटी का जुरिडिक्शन 200 नॉटिकल माइल्स तक है. तो अब स्टेट जीएसटी जो है उनका उनका जो जुरिडिक्शन है वो कहाँ तक रहेगा? तो वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में उनका जुरिडिक्शन रहेगा. और जैसा कि हमने यूनियन टेरिटरी की बात करी थी,
तो यूनियन टेरिटरी क्या लगाएगी, यूटी जीएसटी। और दिल्ली और पौंडीचेरी के अलावा, दिल्ली और पौंडीचेरी का खुद का लेजिस्लेशन है इसलिए वो एसजीएसटी लगाते हैं, उनके अलावा बाकी की जो भी टेरिटरी है वो क्या होगी, यूनियन टेरिटरी, राइट। अगर कोई ऐसी टेरिटरी जिसका कुछ पता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सी में कोई ऐसी टेरिटरी है जो कि किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नहीं आ रही है, कोई अदर टेरिटरी है, तो उसको भी आप क्या मानोगे, उसको भी आप मानोगे कि वो आएगी यूनियन टेरिटरी में, राइट। देन आईजीएसटी में भी सेम लिखा है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तो क्या बात हो गई, सेक्शन 1 हो गए दोनों के, सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट के, कि वो कहाँ कहाँ लगते हैं। अब हमें पढ़ना है कि चार्जिंग सेक्शन कौन सा है दोनों एक्ट के। चार्जिंग सेक्शन मेन सेक्शन होते हैं जो कि बताते हैं कि टैक्स किस पे लगेगा और वो टैक्स की लायबिलिटी पेमेंट करने की किसको है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीजीएसटी एक्ट की बात करो तो उसमें जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 9 है और आईजीएसटी में करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 5। तो दोनों आइडेंटिकल सेक्शन से अगर आप देखोगे तो उनकी लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोग एक भी पढ़ लेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। तो क्या लिख रखा है कि सर इसमें लगेगा टैक्स लगेगा सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सीजीएसटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी लगेगा। एक्सेप्शन दे रखा है अल्कोहलिक लिकर फॉर होम कंजम्पशन, ओके, ये तो हमने देखा था पहले भी। नॉट एक्सीडिंग 20%, तो मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है सीजीएसटी का, 20%। वैसा ही सेम करस्पॉन्डिंग एसजीएसटी में भी लिखा हुआ रहेगा 20%। तो आपका जो टोटल रेट है वो कितना हो गया 40%। तो 40% से कभी भी रेट आपका जीएसटी का एक्सटेंड नहीं हो सकता, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी डाल दे तो भी एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि एक्ट ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर रूल्स रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस। तो ये आपका मैक्सिमम कैप है। सिमिलरली अगर आप आईजीएसटी में देखोगे तो यहाँ पर लिख रखा है नॉट एक्सीडिंग 40%, दोनों का मिला के। तो ये हो गया मैक्सिमम। अब पे किसको करना है, तो फिर क्या लिख रखा है गवर्नमेंट ने, और इसमें एक और चीज दे रखी है, एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। काउंसिल मतलब जीएसटी काउंसिल। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या रेकमेंड करती है, वो रेट्स भी रेकमेंड करती है। तो वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है कि जीएसटी काउंसिल रेट रेकमेंड करेगी और गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके अप्लाई करेगी। और अब ये पे किसको करना है, एंड कलेक्टेड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। तो ये जो चार्जिंग सेक्शन है ये क्या बोलता है कि टैक्स कौन पे करेगा सर, तो जो टैक्सेबल पर्सन है वो पे करेगा। अब सर ये टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, तो टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन कर रखा है वो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब कहाँ पे, जीएसटी में। तो वो बंदा जो कि रजिस्टर्ड है या फिर वो जो कि लायबल है रजिस्टर होने के लिए। अब लायबल कब होता है, हमने टर्नओवर लिमिट्स देखी थी इंट्रोडक्शन में कि अगर आपका टर्नओवर इतने से ज्यादा है, 20 लैक्स या फिर 40 लैक्स या फिर 10 लैक्स की भी लिमिट है, अगर आपका टर्नओवर उससे ज्यादा है तो यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, एंड उस केस में आप क्या हो जाओगे, टैक्सेबल पर्सन हो, और उस केस में आपको सेक्शन 9 में आप फॉलो जाओगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये जो आईजीएसटी एक्ट है उसमें जो आपका सेक्शन 5 है वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा है। अब ये प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करे हैं तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो कब लगेगा, वो सेंट्रल टैरिफ के हिसाब से, कस्टम्स टैरिफ एक्ट के हिसाब से लगेगा। तो जब आप इंपोर्ट करते हो तो उस पे कस्टम्स ड्यूटी लगती है, तो वो वाले जो भी प्रोविजंस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑल्सो, राइट। तो ठीक है सर, अब एक बार इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं फाइनल समरी में। तो यहाँ पे मैंने समरी बना रखी है, ये हो गया आपका सीजीएसटी और ये हो गया आपका आईजीएसटी। तो सीजीएसटी कहाँ पे लगता है, इंट्रास्टेट सेल सप्लाईज पे, और आईजीएसटी आपका हो गया इंटरस्टेट सप्लाईज पे। टैक्सेबल इवेंट दोनों में सप्लाई है। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दोनों जगह से एक्सक्लूडेड है, सीजीएसटी से भी, एसजीएसटी से भी, आईजीएसटी से भी।
मैक्सिमम रेट 20%, 40%। किस वैल्यू पे टैक्स पे करेंगे, तो दोनों जगह लिख रखा है सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में, कि आपको जो रेट दे रखा है ये 20% या 40% या कोई भी रेट है जिसपे आपको टैक्स पे करना है, तो आपको वैल्यू पे वो रेट लगाना पड़ेगा। तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हम निकालेंगे एज पर वैल्यूएशन रेगुलेशंस, वैल्यूएशन रूल्स और वो सब है, तो वो हम सेक्शन 15 में पढ़ेंगे, जो कि आगे वाले करस्पॉन्डिंग सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब टैक्स पे करना किसको है, तो दोनों में दे रखा है कि टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो सप्लाई कर रहा है उसको टैक्स पे करना, जिसका टर्नओवर 40 लाख 20 लाख से ज्यादा है उसको पे करना है टैक्स। तो जनरली जो पेमेंट कौन करता है, जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लायर है, वो टैक्स पे करता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे CGST का कोई काम नहीं है, CGST नहीं लगेगा, उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना गया है, इसीलिए उस पे क्या लगेगा, IGST। और वो किस पे लगेगा, ओवर एंड अबव जो भी कस्टम्स ड्यूटी है उसके ऊपर आपका IGST लगेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे चार्जिंग सेक्शन की, कि टैक्स किसको पे करना है, कौन सा टैक्स पे करना है, ये सब। अब हमको सबसे पहले तो डिटरमाइन ही करना पड़ेगा कि कब कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट होगा या फिर कब कोई सप्लाई इंटर स्टेट होगा। तो ये जो डिस्टिंक्शन है इसके पॉइंट्स दे रखे हैं IGST एक्ट में। तो सेक्शन 7 और आपको सेक्शन 8 मिलेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कब आप किस सप्लाई को इंट्रा बोलोगे, कब किस सप्लाई को इंटर बोलोगे। तो चलो सर वो पढ़ते हैं। तो सेक्शन 7 बोलता है, सबसे पहले सेक्शन 7 बता रहे हैं, वो बताता है कि कब आप किसी भी सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई बोलोगे। तो कब बोलोगे, जब अगर सप्लायर जो है, फॉर एग्जांपल आप कुछ गुड्स बेच रहे हो, तो आपने अगर कोई गुड्स बेचा, आप एक स्टेट में हो, आपने दूसरे स्टेट में बेचा, और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में। अब सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब वो जगह जहां पर फाइनली वो गुड्स पहुंचा है, जहां पे फाइनली वो गुड या कोई सर्विस कंज्यूम हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई तो बहुत इजी होगा डिटरमाइन करना। तो जी हाँ, गुड्स के केस में बहुत इजी है बताना कि हाँ ये गुड्स हैं, आपको दिखेंगे, दीज आर टेंजिबल आइटम्स, वो आपको दिखेंगे कि महाराष्ट्र से अगर आपने गुजरात भेजा है तो यू कैन ट्रैक कि हाँ कहाँ 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 पहुंचा, और अब जाके ये गुजरात में पहुंच गया। लेकिन सर्विसेज आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक, तो इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसका अलग से चैप्टर भी है। बाकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर्विसेज का, तब आपको लगेगा कि हाँ यार सही में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना इज नॉट दैट इजी एज इट लुक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो जब आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, आप थे मध्य प्रदेश में, आपने उनको पेमेंट कर दिया, नेटफ्लिक्स ने आपको GST लगा के आपसे पैसे ले लिए। लेकिन जब आप पूरे महीने नेटफ्लिक्स की सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो जरूरी नहीं आप सिर्फ मध्य प्रदेश में रहो, आप क्या हो सकता है, आप अलग अलग जगह जा सकते हो सकता है आप महाराष्ट्र में होंगे, कभी हो सकता है कभी आप गोवा घूमने जा रहे हो, वहां से भी आप देख रहे हो। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स बनाए हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसमें गवर्नमेंट ने बोल रखा है स्पेसिफिकली। ऑलराइट, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर ये आपके सप्लायर जो है वो और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट्स में है या फिर अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको क्या मानेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। देन सेकंड सबसेक्शन सेकंड में इंपोर्ट की बात करी है कि कभी आपने इंपोर्ट करा गुड, तो उसको अगेन इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। तो जो सप्लायर है दैट विल बी आउटसाइड इंडिया, और आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप हो इंडिया में, तो आपको इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे IGST पे करना पड़ेगा। थर्ड जो सबसेक्शन है वो क्या बोलता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज की बात है, सर्विसेज में भी सेम ही रूल लगेगा। अगर सप्लायर एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है, तो सर्विस को क्या बोलेंगे कि ये इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइड करी है, और इस पे IGST लगेगा। इन द सिमिलर वे, अगर आपने इंपोर्ट करी है सर्विस इंपोर्ट करोगे तो क्या होगा, जो सप्लायर होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा, आपने इंपोर्ट करी है, आप इंडिया में हो, सर्विस इंपोर्ट है ये,
तो इस पे क्या लगेगा, IGST, इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। अब गवर्नमेंट ने 3 चीजें और स्पेसिफिकली बता रखी है कि जिन्हें इंटर स्टेट सप्लाई ही मानना है। फर्स्ट है एक्सपोर्ट। आप इंडिया में हो, आपने कोई भी गुड या भी कोई भी सर्विसेज किसी बाहर वाले को दी है या बाहर वाले को भेजी है, तो हमेशा एक्सपोर्ट्स विल बी कंसीडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। देन अगर आपने कुछ SEZ को सप्लाई किया है, अब सर ये SEZ क्या होता है, तो SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब ये क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एरियाज बना रखे हैं। अगर आप कभी मुंबई गए हो, तो मुंबई में अंधेरी में एक सीप्स करके एरिया है, सीप्स, वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू, एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करे हैं जहां पे अगर आप सेटअप हो जाओगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, कंप्लायंसेस के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बाहर से कुछ सर्विसेज ले रहे हो तो उस पे भी बेनिफिट मिलता है आपको कि उस पे टैक्स नहीं लगता है। और इन शॉर्ट, और एक और चीज है, ये जो SEZ है, SEZ एरिया, इनको इंडिया के बाहर मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका SEZ है, मुंबई का सीप्स एरिया। अगर आप मुंबई में है कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मुंबई है, आप अगर मुंबई में है और आप मुंबई में ही SEZ में किसी यूनिट को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो है सेम ही स्टेट में, राइट, सेम, इनफैक्ट सेम सिटी में ही है। आप यहाँ से सर्विसेज दे रहे हो SEZ के एक यूनिट को, मुंबई टू मुंबई ही, तो भी क्या मानेंगे कि ये जो एरिया है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के बाहर है, और आप इस पे IGST, मतलब इसको इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। और अगर आपको इस पे टैक्स पे करना है तो आपको कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा, IGST। तो ये प्रोविजन स्पेसिफिकली दे रखा है कि दिस इज, अगर आपका SEZ को सप्लाई है तो आपको कुछ नहीं देखना है, उसको हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई ही मानेंगे। देन रेसिडुअरी क्लॉज, इसका मतलब क्या है कि अगर कभी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि इंटर है कि इंट्रा है, दोनों में ही अगर फॉल नहीं हो रहा है, तो आप क्या मानोगे उसको, कि ये तो इंटर ही है, इंटर स्टेट सप्लाई, राइट। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बता रखा है, आप इसमें से पढ़ सकते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं और कैसा होता है। जैसे आपने एक स्टेट, ये सेम स्टेट है, सप्लायर भी सेम स्टेट में है, और जो SEZ यूनिट है वो SEZ के अंदर है, सेम स्टेट में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिर भी इसे क्या मानेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा नहीं मानेंगे, भले ही सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में हो। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 7 कंप्लीट। सेक्शन 7 में हमने ये देखा कि कब मानेंगे कि इंटर स्टेट सप्लाई, कोई भी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है। अब सेक्शन 8 में क्या दे रखा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में, कि कब आप मानोगे कोई भी सप्लाई इंट्रा स्टेट है और उसको आप उस पे CGST, SGST या फिर CGST और UTGST पे करोगे। तो सर वो क्या होता है, तो वो कब होगा, जब आपका स्टेट सेम है, ये पूरा एक ही स्टेट है, सप्लायर भी उसी स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी स्टेट में है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई या फिर इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई। और आपको उस पर क्या पे करना पड़ेगा, CGST प्लस SGST या CGST प्लस यूनियन टेरिटरी GST, एज द केस में बी। अगेन इसमें एक्सक्लूजन्स है कि ये अगर आपका इंटर स्टेट भी हुआ तो भी इनको आपको इंटर स्टेट मानना है। कब, अगर आपने SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर को कुछ भी सप्लाई किया है, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा, उसको इंटर स्टेट ही मानना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट कभी नहीं मान सकते। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमेशा इंटर स्टेट होंगे। अगर आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट को कुछ सप्लाई किया है तो इंटरनेशनल टूरिस्ट का सप्लाई भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई ही माना जाएगा और आपको IGST पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने सेक्शन 1 दोनों एक्ट्स का, CGST और IGST का, कि वो इंडिया में लगता है, पूरे इंडिया पे। सेकेंड हमने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन चालू किया दोनों का, कि चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा हुआ है,
कि टैक्स लगेगा, मैक्सिमम रेट है 20% सीजीएसटी में, आईजीएसटी में 40%, और वो टैक्स पे करना किसको है, तो टैक्सेबल पर्सन, तो जो सप्लायर है उसको जनरली टैक्स पे करना पड़ता है। देन हमने देखा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कब होता है और इंटर स्टेट सप्लाई कौन सा होता है, कब होता है। तो सेक्शन 7 बताता था कि इंटर स्टेट सप्लाई कब होगा, और सेक्शन 8 में हमने पढ़ा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कब होगा। ठीक है, ओके सर। अब आगे आ जाते हैं, सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, वो क्या बोलता है कि अगर कभी सप्लाई हुआ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे ये हमारा है इंडिया, राइट। अब इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक ये जो एरिया है इसे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब अगर यहाँ पर कभी प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल हुआ, या फिर यहाँ पे अगर कभी सप्लायर की लोकेशन आई, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोकेशन है, यहाँ से आप कुछ चीजें सप्लाई कर रहे हो, तो अब क्या मानोगे कि आप कहाँ से सप्लाई कर रहे हो। तो इस सेक्शन में, सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि अगर आप इस टेरिटोरियल वाटर में से सप्लाई कर रहे हो, या फिर टेरिटोरियल वाटर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो ये मानेंगे कि ये जो पॉइंट है ये आपका जो सबसे नियरेस्ट स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे महाराष्ट्र सबसे नियरेस्ट स्टेट है, तो ये मानेंगे कि आपका ये जो पॉइंट है वो इस स्टेट में है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ फॉल हो रहा है, तो आपको ये यहाँ फॉल हो रहा है इस जगह, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये महाराष्ट्र में फॉल हो रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से अगर यूपी में कुछ चीज सेल कर रहे हो, तो आपको क्या माना जाएगा कि आप यहाँ से नहीं, आप महाराष्ट्र से यूपी में बेच रहे हो, और आपको क्या लगाना पड़ेगा उस पे, आईजीएसटी। और अगर आप यहां से महाराष्ट्र में कुछ बेच रहे हो, यहां से अगर आपने कुछ सेल किया महाराष्ट्र को इस साइड, तो इसको क्या मानोगे आप, इसको आप सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन मानोगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मानोगे, और सीजीएसटी और एसडीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है आपका किस चीज का, सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये आप पढ़ सकते हैं, लॉ की लैंग्वेज दे रखी है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। तो एक एग्जांपल है, अगर पीटर है, पीटर यूएस से आया है, यूएस का टूरिस्ट है, अगर उसने शिमला से कोई शॉल खरीदी है, तो जो बेच रहा है उसे उस पर आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, ना कि सीजीएसटी एसडीएसटी। ठीक है सर, तो ये हमारा सेक्शन 9 भी हो गया, सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अब वापस से हम अपने चार्जिंग सेक्शन पे आ जाते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन की बात करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है चार्जिंग सेक्शन में, सीजीएसटी और आईजीएसटी में सीजीएसटी का 9(1) पढ़ लिया था, और आईजीएसटी का 5(1) पढ़ लिया था। अब 9(2) और 5(2) में क्या लिखा है, तो 9(2) में और 5(2) में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रखी है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी देखा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन कब लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो जब जीएसटी काउंसिल बोलेगी कि हाँ इस डेट से हमारे हिसाब से अब जीएसटी लगना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो उस पे लगेगा। तो इसमें 5 प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, ये वही प्रोडक्ट्स है जो कि हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी देखे थे, तो मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये सब 4 प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कब लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगा। ठीक है सर। अब गवर्नमेंट का एक क्लैरिफिकेशन आया था ऑन कॉस्ट पेट्रोलियम, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ, रेलेवेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है। अब ये कॉस्ट पेट्रोलियम होता क्या है, तो जब भी इंडिया में किसी को ड्रिलिंग करनी होती है, ड्रिलिंग किस चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यहाँ पर ऑयल निकल सकता है, पेट्रोलियम क्रूड निकल सकता है। जनरली आपने देखा होगा ये जो एरिया है, जैसे मुंबई हाई है, मुंबई हाई ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडिया में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, वो समवेयर अराउंड इस साइड है, मुंबई के पास। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि कोई भी एरिया में जहां पर ऑयल निकल सकता है, तो आप डायरेक्ट ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो,
आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ हमें लगता है यहाँ से ऑयल निकलेगा, यहाँ से तेल निकलेगा, हमें यहाँ पे खुदाई करनी है। तो गवर्नमेंट जब भी, जैसे अगर आप माइंस की बात करो तो माइंस की परमिशन कब मिलती है, जब आपको कुछ लाइसेंस फी पे करना पड़ता है, आप ऐसे ही माइनिंग नहीं कर सकते हो, राइट। वैसे ही अगर आपको ड्रिलिंग भी करनी है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ओके यू डू ड्रिलिंग, आप परमिशन लो, आपको परमिशन देते हैं, आप ड्रिलिंग करो, आप हमें कुछ फिक्स्ड लाइसेंस फी मत दो, बट आप उससे जो कमाओगे उसका जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हमें चाहिए। तो जैसे ओएनजीसी कंपनी है, ओएनजीसी गवर्नमेंट की कंपनी है और इंडिया का ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का जो होता है वो ओएनजीसी कंपनी ही करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओएनजीसी यहाँ पे अपने ड्रिलिंग ऑपरेशन सेटअप करती है, ड्रिलिंग करके ऑयल निकालती है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी की जो सेल्स हुई वो हुई 100 करोड़ फॉर एग्जाम्पल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर 100 करोड़ की सेल हुई, सबसे पहले उसमें से कंपनी अपनी कॉस्ट माइनस करेगी कि उसे ये ड्रिलिंग ऑपरेशंस में ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी कितनी लगी, सारी जो भी कॉस्ट उसको लगी वो उसमें से माइनस करेंगे। ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जाएगा गवर्नमेंट को और कुछ पोर्शन ओएनजीसी खुद रख लेगी, राइट। अब इसमें दो तीन चीजें हो गई। फर्स्ट तो ये जो कॉस्ट है, ये सबसे पहले ओएनजीसी खुद रख लेगी। तो अब इसके ऊपर डाउट्स आने लग गए कि क्या ये 80 करोड़ जो है कॉस्ट, इसको कमर्शियल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम, जिसके ऊपर ये पूरा इशू है। तो इसके ऊपर इशू क्या आने लग गया कि क्या ये जो कॉस्ट पेट्रोलियम है जो कि ओएनजीसी घर ले जा रहा है, अपने ओएनजीसी कंपनी अपने पास रख रही है, इज इट अ कंसिडरेशन फॉर समथिंग दैट यू हैव डन फॉर द गवर्नमेंट, कि आपने ड्रिलिंग करी, ऑपरेशंस करे, उससे 100 करोड़ आया, उससे से 80 करोड़ आपने अपने पास रख लिए, तो ये इज इट अ सम कंसिडरेशन विच गवर्नमेंट हैज गिवन टू ओएनजीसी। तो उसमें क्लैरिफिकेशन आया है कि नहीं, ये जो 80 करोड़ है दिस इज नॉट, जो कॉस्ट पेट्रोलियम है दिस इज नॉट समथिंग एज कंसिडरेशन विच इज गिवन बाय गवर्नमेंट। वो आपने इसके लिए जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस करे हैं वो ओएनजीसी ने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करे हैं क्या? नहीं, ओएनजीसी ने जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस करे हैं वो खुद के बिजनेस के लिए करे हैं, और खुद के लिए अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो, उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो आप मानोगे कि उसको सप्लाई? नहीं, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो दिस इज जस्ट रिकवरी ऑफ कॉस्ट। और वो जो चीज करीबी है, एक्टिविटी करीबी है, वो एनजीसी ने खुद के लिए करी है, तो इसीलिए कॉस्ट पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। और एक और चीज, जो ये प्रॉफिट है इसको बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। अगर ये प्रॉफिट पेट्रोलियम जब ओएनजीसी ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट को, तो इसमें गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है कि दिस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में सारे एग्जम्पशंस ही है, तो उस टाइम हम पढ़ेंगे। तो कॉस्ट पेट्रोलियम जो है इट इज नॉट अ सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर हो गया है। और जो प्रॉफिट पेट्रोलियम है जो कि ओएनजीसी गवर्नमेंट को देगी, उस पे गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है। तो सप्लाई में तो है, कवर्ड है सप्लाई में, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एग्जम्प्ट कर रखा है फ्रॉम टैक्स पर्पस। तो ये सारा डिस्कशन हो गया हमारा प्रॉफिट पेट्रोलियम के बारे में। ऑल राइट, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये होता क्या है और ये क्यों आया, उसके पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट समझाना है कि जैसे आपने बहुत सुना होगा कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कंज्यूमर पे लगते हैं, दीज आर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, राइट। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कंज्यूमर से ही टैक्स क्यों नहीं लेती है? गवर्नमेंट बिजनेस से टैक्स क्यों लेती है और बिजनेस को बोलती है कि आप पास ऑन करो, वो डायरेक्टली खुद क्यों नहीं ले लेती है? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने किराना की शॉप खोली, राइट। अब आपने पूरे महीने में 100 लोगों को कुछ ना कुछ चीज बेची होगी, राइट। तो किस किस को भेजी सर? तो आपके पास चुन्नू भी आया होगा, मुन्नू आया होगा, छोटू आया होगा, सबने आपने सबको कुछ कुछ चीजें बेची होगी।
अब महीने के एंड पे जीएसटी ऑफिसर आपके पास आएगा और आपसे बोलेगा कि इन 100 लोगों का पता लगाओ, हमें इनसे टैक्स कलेक्ट करना है। तो जीएसटी ऑफिसर्स को सबके घर पे जाना पड़ेगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अब चुन्नू ने खरीदी 5 रुपए की चॉकलेट और आपने उसको बोला अब तुम जीएसटी पे करो इस पे एट 10%, मतलब 50 पैसे हमें जीएसटी दो। तो ये बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा। अगर एक एक कंज्यूमर के पास जाने लग गए तो इंडिया में तो 135 करोड़ कंज्यूमर्स है, तो सबके पास जाना पड़ेगा, ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमको टैक्स इनसे लेना है तो हम डायरेक्टली इनसे नहीं लेंगे, हम लेंगे बिजनेसमैन से, क्योंकि बिजनेसमैन तो 20-25 करोड़ ही होंगे 135 में से, तो हमारा स्कोप कम हो गया, हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी, जीएसटी ऑफिसर्स कम रखने पड़ेंगे, सैलरी कम देनी पड़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम जो टैक्स है वो किससे लेंगे, बिजनेसेस से लेंगे, क्योंकि वो कम है, वो बड़े बड़े हैं, तो उनसे हमको लेना विल बी फीसेबल एंड बेटर। बट अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे? जब जो बिजनेस है, जो सर्विसेज या फिर जो सप्लाई कर रहा है वो छोटा होता है और जो कस्टमर होता है वो बड़ा होता है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। जैसे अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, तो ये जो सारी फैक्ट्रीज होती है, राइट, फैक्ट्रीज में गुड्स बनते हैं और गुड्स बन के जाते हैं अलग अलग जगह सप्लाई होने के लिए, राइट। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो कौन करता है? तो सर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट करते हैं ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो ट्रक ड्राइवर्स करते हैं, और मेजरली ट्रक से ही सब डिस्पैच होता है। तो ये जो कंपनीज है, जो फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्री है ये, और ये बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, राइट। तो अब फैक्ट्री कभी भी डायरेक्टली बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स से मैंने कोऑर्डिनेट नहीं करती है कि एक एक ट्रक ड्राइवर से बात करे कि हमको आज डिस्पैच करवाना है। फैक्ट्री क्या करती है, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बोलते हैं, जो जिसके अंडर में बहुत सारे ट्रक ऑपरेटर्स रहते हैं, ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं। तो फैक्ट्री डायरेक्टली जीटीए से बात करती है कि मुझे इतनी इतनी ट्रक्स इस डेट पे चाहिए, तुम कहीं से भी लाके अरेंज करके हमको दो। तो अब इस केस में जो फैक्ट्री है वो तो बहुत बड़ी है, वो रजिस्टर्ड है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो उनसे टैक्स ले सकते हो। लेकिन अभी सप्लायर कौन है, सर्विस सप्लाई कौन कर रहा है? जीटीए। और ये जो जीटीए ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटे छोटे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, इसीलिए ये लोग बहुत बार टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स इवेड करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम रिवर्स चार्ज लाएंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें क्या होगा कि अगर जो बिजनेस है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो छोटा है, तो हम उस केस में आपको बता देंगे कि उस केस में जो पेमेंट है टैक्स का वो कौन करेगा, वो कंज्यूमर, जो कस्टमर है वो खुद पे करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज। हो इसी की वजह से ये आपका रिवर्स चार्ज प्रोविजन आया, क्योंकि कहीं कहीं पे कैसा है कि जो कस्टमर है वो बड़े हैं और जो बिजनेस है वो है छोटे छोटे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसलिए आपका रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। तो अब रिवर्स चार्ज कहाँ कहाँ पर है? तो रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(3) में है ऑफ सीजीएसटी एक्ट और 9(4) में है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज बताई है कि ये अगर सर्विस हुई तो उस सर्विस में हम लोग जो सर्विस रेसिपिएंट है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और 9(4) में गवर्नमेंट ने क्या बताया कि कुछ कुछ सर्विस रेसिपिएंट है, उन रेसिपिएंट को अगर उन्होंने अनरजिस्टर्ड वेंडर से कुछ भी चीज ली है तो उनको अंडर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक सर्विसेज बता रखी है इसमें, और यहां पर क्या बता रखा है, स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सर्विस, एक ही रेसिपिएंट नोटिफाइड है कि अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी चीज लेगा तो टैक्स उसको पे करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और यहाँ पर 22 सर्विसेज है जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसका 9(3) और 5(3) करस्पॉन्डिंग सेक्शन आईजीएसटी का है वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो उसमें यही दे रखा है कि गवर्नमेंट जब चाहेगी
तब गवर्नमेंट उन सर्विसेज को बता सकती है कि उस पे सर्विस प्रोवाइडर नहीं, सर्विस रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो ठीक है सर, हम लोग सर्विसेज पढ़ना चालू करते हैं। वी आर ऑल रेडी। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एग्जैक्टली ये वही है। तो क्या होता है, आपकी फैक्ट्री है, आपको गुड्स डिस्पैच करवाना है बहुत सारी जगह। आप क्या करोगे, सिर्फ एक डायरेक्टली एक जीटीए के पास चले गए, जीटीए का कॉन्ट्रैक्ट होगा वेरियस ट्रक ऑपरेटर्स से जो कि ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स से, और जीटीए आपको सर्विस देगा किस चीज की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। उस केस में टैक्स इसको पे करना है, जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं करेगा। फॉरवर्ड चार्ज मतलब जब अगर सप्लायर सर्विस दे रहा है, गुड्स दे रहा है, वो खुद ही टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो ये फॉरवर्ड चार्ज हो गया। बट अगर रेसिपिएंट को उस पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी है तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज। तो इसमें जीएसटी पे नहीं, जीटीए जो है वो जीएसटी पे नहीं करेगा फॉरवर्ड चार्ज पे, फैक्ट्री है उसको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, इसकी डेफिनेशन भी एक्ट में दे रखी है। तो जीटीए क्या होता है, अब एनी पर्सन जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स दे रहा है एंड विच इशूज कंसाइनमेंट नोट। तो अब कंसाइनमेंट नोट इशू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन में ही दे रखा है कि अगर आप कंसाइनमेंट नोट रेस कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो ही आप जीटीए हो, अदरवाइज आप जीटीए नहीं हो। और जीटीए नहीं हो तो आपको रिवर्स चार्ज पे भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, तो जब आप गुड्स जीटीए को देते हो कि हाँ हमें ये चीजें ट्रांसपोर्ट करवानी है, तब जीटीए आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देता है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है कि ये गुड्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके डिस्क्रिप्शन सब दिया हुआ रहता है कि और कितने दिन में पहुंचने वाला है, ये सब। तो इन शॉर्ट आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन गुड्स की वो ट्रांसफर कर दी किसको, जीटीए को। तो जो जीटीए ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो ये आपको कंसाइनमेंट नोट रेस करता है, उसे ही जीटीए मानेंगे, अदरवाइज उसको जीटीए नहीं मानेंगे और उस पर रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा। ऑल राइट। तो सप्लायर कौन हो गया आपका, इस केस में सप्लायर सर्विस दे कौन रहा है, तो जीटीए सर्विस दे रहा है। और अगर आप इन सब में से कोई सर्विस रेसिपिएंट है, ये यहाँ पर आप देखोगे तो वर्चुअली सभी चीजें कवर हो गई है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन भी है तो भी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सर क्या होता है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हम आगे पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन में और डिटेल में कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। बट बेसिकली अभी फॉर दैट रीजन वो रजिस्टर्ड ही होते हैं, वो भी जीएसटी में टेम्पररीली रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं। अगर आप इन सब में से कुछ हो जो कि बड़े बड़े रेसिपिएंट्स हैं, तो उस केस में आपको टैक्स पे करना है, जीटीए टैक्स पे नहीं करेगा। और जीटीए का भी एक कंडीशन है कि वो जीटीए कैसा होना चाहिए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये सब टेक्स्ट तो मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, बट ये आपको मैंने नीचे एक चार्ट बनाया है, वो चार्ट बनाना है। तो कभी भी जीटीए का क्वेश्चन आया, डायरेक्टली आपको ये चार्ट मेमोराइज कर लेना है। अगर आपने चार्ट देख लिया है तो आपको ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक एक्सेप्शन है बस, जो कि मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अगर ये जो सर्विसेज है जीटीए की सर्विसेज, ये किसी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, या फिर लोकल अथॉरिटी, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज, उन लोगों ने अगर जीटीए की सर्विसेज ली है, जिन्होंने सिर्फ रजिस्टर ही इसलिए किया था, तो इन लोगों को रजिस्टर कब करना पड़ता है, तो इन लोगों को रजिस्टर कब करना पड़ेगा, या तो कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो करना पड़ेगा, या फिर अगर इनको टीडीएस काटना है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टीडीएस भी काटती है जीएसटी में, तो उसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स जिन्होंने सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, उनको अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चार्ट देख लो एक बार, इस चार्ट में आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। आपको जीटीए में इस चार्ट के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैंने कैसे समराइज किया है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए। अगर एक जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड करी है तो उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो 5% पे टैक्स पे कर सकता है, या वो 12% पे टैक्स पे कर सकता है। अब आप बोलोगे कि सर अगर 5% पे टैक्स पे कोई रेट पे कोई टैक्स पे कर सकता है, तो 12 पे कोई पागल ही होगा जो कि करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 5 पे ऑप्ट करते हो
तो आप अपनी कोई भी इनपुट सर्विसेज का कोई भी आईटीसी नहीं ले सकते हो। इनपुट सर्विसेज गुड्स किसी का भी किसी भी चीज का आप आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो भी आपने टैक्स इनपुट में पे किया होगा वो आपकी कॉस्ट बन जाएगा, उसका आपको कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आप 5% का रेट सिलेक्ट करते हो। वहीं अगर आप 12% का रेट सिलेक्ट करते हो, अगर आप 12% का रेट सिलेक्ट करते हो तो आप इनपुट पे इनपुट सर्विसेज जो भी है उसका पूरा क्रेडिट ले सकते हो और वो आपकी कॉस्ट नहीं बनेगा। बट उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और जीएसटी खुद को पे करना पड़ेगा। मैं जीटीए के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर आप जीटीए हो और आपने सिलेक्ट किया है कि आपको अगर 12% पे टैक्स रेट पे करना है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और टैक्सेस जीएसटी जो है वो आपको ही हमेशा पे करना पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर आपने सोचा कि नहीं हमें 12% टैक्स पे नहीं करना है, हमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो उस केस में फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने सर्विसेज दी किसको है। अगर आपने किसी बड़े बिजनेसमैन बड़े को सर्विसेज दी, बड़े मतलब क्या, ये जो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखी है, अगर आपने इन सब में से किसी को, इन सातों में से किसी को सर्विसेज दी है तो वो जो बंदा है जिसको आपने सर्विसेज दी है या वो जो एंटिटी है जिसको आपने सर्विसेज दी है वो रिवर्स चार्ज में पे करेगी। अदर देन अगर ये बड़े बड़े लोग कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप ना तो फैक्ट्री में फॉलो हो रहे हो, ना सोसाइटी में, ना क्या, ना आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ना आप कैजुअल टैक्स पेयर हो, आप एक नॉर्मल छोटे से इंडिविजुअल हो, तो उस केस में आपको टैक्स पे नहीं करना है। उस केस में जीटीए के ऊपर लाइबिलिटी रहेगी और देन वो जीटीए देखेगा कि उसका टर्नओवर कितना है। अगर उसका टर्नओवर भी 20 लाख से ज्यादा हो रहा होगा तो ही उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो नॉन टैक्सेबल ही हो जाएगा। तो इन शॉर्ट रिवर्स चार्ज है किस चीज पे? रिवर्स चार्ज सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन पे है जब जीटीए ने 5% पे टैक्स पे करने का डिसीजन लिया है और जो रेसिपिएंट है वो कोई इन सब लोगों में से जो कि स्पेसिफाई कर रखा है, उसी केस में रिवर्स चार्ज है। बाकी सब केसेस में रिवर्स चार्ज नहीं है। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा और वापस आऊंगा। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है मेरे आईपैड में, इसलिए। तो आई विल बी राइट बैक, प्लीज डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक इन जस्ट 2 मिनट्स। यस गाइस, सो आई एम बैक। तो हमारा जीटीए पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आपको जीटीए में रजिस्ट्रेशन रिवर्स चार्ज में कब पे करना है? सिर्फ ये जो ट्रांजैक्शन है इसी केस में रिवर्स चार्ज पे रेसिपिएंट जो है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कभी भी जीटीए का कोई भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ ये चार्ट देखना है और ये चार्ट के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। ऑल राइट, देन उसके बाद जो नेक्स्ट, अब इसमें दिक्कत क्या आती है जनरली, ये जो सारी सर्विसेज है आपको याद भी हो जाएगी कि हाँ कहाँ पर रिवर्स चार्ज है कहाँ पर नहीं है। बट जो दिक्कत आती है वो जनरली इन कंडीशंस में आती है कि किस केस में रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी, कहीं कहीं पे दे रखा है कि रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी हो तो रिवर्स चार्ज पे करना है, कहीं पर दे रखा है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो तो पे करना है, कहीं पे दे रखा है कि अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट हो तो पे करना है। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन आता है। तो इसलिए मैंने ये सारी सर्विसेज जो है वो ग्रुप कर रखी है कि अगर बिजनेस एंटिटी ने ये सर्विसेज ली है तो उसे रिवर्स चार्ज पे करना है। बिजनेस एंटिटी अब कैसी भी हो, बिजनेस एंटिटी मतलब रजिस्टर्ड हो तो भी, अनरजिस्टर्ड हो तो भी, बॉडी कॉर्पोरेट हो तो भी, इंडिविजुअल हो तो भी, अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी मतलब कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो उसे रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा अगर वो ये सब सर्विसेज ले रहा है। तो कौन सी सर्विसेज है तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, अगर आपने एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर किसी लॉ फर्म से कुछ सर्विसेज ली है तो उस केस में जो एडवोकेट है वो पे नहीं करेगा टैक्स। उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? आप, क्योंकि आप बिजनेस एंटिटी हो, राइट। तो अब लीगल सर्विसेज क्या होती है? अगर आपने कोई भी लीगल एडवाइस ली है किसी भी मैटर में किसी भी लॉ से, या फिर आपको जो एडवोकेट है उसने रिप्रेजेंट किया है किसी भी कोर्ट में, उसके लिए आप कुछ फीस पे कर रहे हो तो वो यहाँ पे कवर होगी। उसमें टैक्स पे किसको करना पड़ेगा? आपको। बट अगर आप इंडिविजुअल हो, आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, आपने कोई पर्सनल मैटर के लिए इनसे कुछ सर्विसेज ली है,
तो उस केस में आपको टैक्स पे नहीं करना। उस केस में ये लोग देखेंगे, इनका जो एडवोकेट है, अगर उनका टर्नओवर ज्यादा रहेगा ऐसी सर्विसेज का, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन लेके वही टैक्स पे करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका सेकंड सर्विस। थर्ड सर्विस है आपकी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की। अब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है? तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी भी डिस्प्यूट्स होता है दो बिजनेसेस के बीच में, तो बिजनेसेस ये चाहते हैं कि हम कोर्ट में ना जाके, कोर्ट में बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, तो ये लोग चाहते हैं कि कोर्ट में ना जाके अगर कोई थर्ड पार्टी हमारा जो केस है, दोनों की दलीलें, दोनों की अपील्स सुन ले और वहीं पर अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो दैट इज बेटर। तो उसी के लिए आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बने हुए हैं। वहां पर वैसे ही होता है, कोर्ट जैसी प्रोसीडिंग्स होती है, लेकिन वहां पे आपस में जो है आपको जो सेटलमेंट बोलते हैं वो होता है। अगर वो सर्विसेज लिए किसी भी बिजनेस एंटिटी में, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टैक्स पे नहीं करेगा, रिवर्स चार्जेस पे। देन अगर कुछ सर्विसेज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट से ली है, एज अ बिजनेस एंटिटी आपने अगर ली है, तो उस पे भी बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ेगा। इसके 4 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। एक तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आगे अब हम देखेंगे दूसरे में कवर्ड है, यहाँ से इन्होंने इसको इसीलिए एक्सक्लूड कर रखा है। और ये 3 सर्विसेज हैं, जैसे स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और ये सब चीजें। तो ये सब छोटी छोटी सर्विसेज है। जैसे आप स्पीड पोस्ट करते हो कभी भी, तो आप 100 रुपए का स्पीड पोस्ट कर रहे हो एज अ बिजनेस, तो क्या आप उस 100 रुपए के लिए 100 रुपए का भी ट्रैक करोगे कि हाँ मुझे इस पे भी जीएसटी पे करना है, रिवर्स चार्ज पे? तो इसीलिए ये छोटी छोटी सर्विसेज है। और इसमें जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो भी रजिस्ट्रेशन लेके रखते हैं, वो खुद ही टैक्स पे कर सकते हैं। तो इस केस में ये 3 एक्सेप्शंस हैं और ये चौथा एक्सेप्शन है जहां पर आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे नहीं करना है, वहां पे गवर्नमेंट खुद टैक्स पे कर लेगी। और ये वाला जो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम आगे देखने वाले हैं, इन्होंने यहाँ से हटाया है, लेकिन इसको कहीं और रिवर्स चार्ज में कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी 3 सर्विसेज, जहां पर अगर आप बिजनेस एंटिटी हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आपने ये सब सर्विसेज ली है, तो आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। देन दूसरा ग्रुप है वो सब सर्विसेज जो कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? अगर आपने एमसीए में आपका रजिस्टर्ड है आपकी एंटिटी, भले ही वो एलएलपी हो, भले ही वो कंपनी हो, अगर आपने रजिस्टर करवा रखी है अपनी एंटिटी, तो आप बॉडी कॉर्पोरेट हो और आपको इन सब केसेस में जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो क्या क्या केसेस है? तो फर्स्ट है, अगर आपने कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज लिया। अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मतलब क्या होती है? तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मतलब जैसे आपने कोई इवेंट रखा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, तो उसमें है जो गोकुलधाम प्रीमियर लीग होती है, वहां पर कैसा होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट हो, सॉरी कॉर्पोरेट नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म भी है, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म भी है, आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म प्रमोट करनी है, तो आपने क्या करा, टप्पू आया आपके पास, टप्पू ने बोला कि आप हमको पैसे दो, हम आपका बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे, वहां पे सब लोग देखेंगे, आपका प्रमोशन होगा, राइट? तो टप्पू कोई भी पर्सन हो सकता है, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसने आपको स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है, आपने अपना बोर्ड लगाया, उसके लिए आपने उसको पैसे दिए, बट उसमें टैक्स वो नहीं पे करेगा। टैक्स पे कौन करेगा? टैक्स आप पे करोगे, क्योंकि आप हो पार्टनरशिप फर्म, इसीलिए इस पे आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है जिसका कोई डायरेक्टर है, अब डायरेक्टर क्या सर्विसेज देता है? तो डायरेक्टर को आपको सिटिंग फीस देनी पड़ती है और रेम्यूनरेशन देनी पड़ती है। अगर आप वो कुछ भी दे रहे हो एज अ कंपनी, तो उस पर डायरेक्टर, अब इसमें एक और कैच है कि डायरेक्टर अगर होल टाइम डायरेक्टर है, तो जो होल टाइम डायरेक्टर होता है ना, वो होता है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट? तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अगर वो हो गया, तो वो जो सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विसेज सप्लाई होगी क्या? नहीं, वो सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में फॉल हो जाएगी। शेड्यूल 3 का पैरा 1 अगर आपको याद हो, तो कोई भी सर्विस अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको सप्लाईज की डेफिनेशन से बाहर किया है। सर वो सारे सप्लाई जिनको सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मानेंगे। तो अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है,
तो वो आपका एम्प्लॉय है मतलब, और अगर आप उसको कुछ पेमेंट कर रहे हो तो वो तो सप्लाई से ही बाहर हो गया। अब अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उसे आप सिटिंग फीस या फिर कुछ भी रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, तो उस पे वो जीएसटी पे नहीं करेगा, सर्विस वो आपको दे रहा है। तो आइडियली एज अ सप्लायर टैक्स पे किसको करना चाहिए? उसको। बट इस केस में क्या होगा, रिवर्स चार्ज में है ये, इसीलिए टैक्स पे करना पड़ेगा कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को। देन ये है नेक्स्ट हमारा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं बोल सकते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप ये सिर्फ चार्ट देख लेंगे तो आपको आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सिमिलर प्रोविजन है। अगर कोई बंदा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के बिजनेस में है, फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल, तो कैसे होगा? अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है जो मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा है, मोटर व्हीकल मतलब क्या, जैसे सारी जो कंपनीज होती है वो जनरली सारे डायरेक्टर्स के लिए कार्स लेती है रेंट पे, और वो कार से ऑफिस आना और वो सब जो ऑफिशियल पर्पसेस हैं उनके लिए कार रेंट पे लेती है। फॉर एग्जांपल वैसा ही है। अब अगर जो ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी व्हीकल है, जिसने आपको रेंट पे व्हीकल दिया है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो खुद ही बड़ा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो इसीलिए उसको खुद को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। उस केस में रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी, भले कोई भी वो सर्विसेज ले रहा हो, उस पे रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी नहीं आएगी। फॉरवर्ड चार्ज पे जो बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सप्लाई कर रहा है, उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बट फॉर एग्जांपल अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई इंडिविजुअल है, तो अब इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शन है। सेम जैसा कि ऊपर हमने देखा, जैसा कि जीटीए के पास दो ऑप्शन थे, वैसे ही यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। या तो आप 5% वाला टैक्स रेट ऑप्ट करो, या तो आप 12% का टैक्स रेट ऑप्ट करो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप 5% का रेट ऑप्ट कर रहे हो, तो आप आईटी से सिर्फ एक ही चीज का ले सकते हो। किसका? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, राइट? अब मुकेश अंबानी जो है, उनके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कार ले रखी है, राइट? अब ये कार किसी से रेंट पे ले रखी है, तो जिसने सर्विसेज दी है, रेंटिंग एजेंसी उसको बोल देते हैं। तो रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट करी कि हमें आपसे कार चाहिए रेंट पे। रेंटिंग एजेंसी जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन चलाता है। उस इंडिविजुअल पर्सन ने मुकेश अंबानी के लिए ये कार रेंट पे दे दी कि आप इसको यूज करो, मैंने आपको ड्राइवर भी दे दिया, आप चलाओ, आपको जहां जाना है आप जाओ। बट ये जो कार है ये इसकी भी नहीं है, इसने भी ये जो कार है किसी और एजेंसी से ली है, राइट? तो अब इस केस में क्या है, अगर ये 5% का रेट ऑप्ट कर रहा है, तो उसे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो किसका मिलेगा? सिर्फ इस सर्विस पे अगर उसने कुछ टैक्स पे किया है, दूसरी एजेंसी से उसने कार ली है और वो कार लेके यहाँ पर दी है, तो सिर्फ इसी सर्विस का उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरी सर्विसेज है, जैसे उसका ऑफिस है, ऑफिस का रेंट पे अगर वो जीएसटी पे कर रहा है, तो उसका भी वो क्रेडिट नहीं ले सकता। बट अगर वो 12% वाला रेट सिलेक्ट करता है, अगर उसने क्या किया, ये 12% का रेट सिलेक्ट कर लिया, तो उसे सेम जैसा जीटीए में होता था वैसे ही उसको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, और जो टैक्स है वो उसी को पे करना पड़ेगा। उस केस में रिवर्स चार्ज पे वो लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर उसने जैसे ही 12% सिलेक्ट कर लिया तो उसको आईटीसी मिलेगा, वो अच्छी बात है, और उसको सारे कंप्लायंसेस भी खुद ही करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्टर भी उसको खुद होना पड़ेगा। देन अगर वो उसने फिर भी सिलेक्ट किया 5%, तो इंडिविजुअल है, 5% सिलेक्ट किया। अब हमको देखना पड़ेगा कि सामने वाला जो है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, वो कौन है। वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ही आरसीएम होगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज पे
जो गुड्स जो सॉरी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है उसे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन ऑल इसमें भी सेम वैसा ही है जैसा जीटीए में था, कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें रिवर्स चार्ज लगेगा। कब? कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है बाय सर्विस प्रोवाइडर हु इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, जिस और उस बॉडी कॉर्पोरेट जो नहीं है, इंडिविजुअल है या फिर पार्टनरशिप भी हो सकती है, उसने 5% सिलेक्ट किया है रेट, जिसको वो सर्विसेज दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, उसी केस में सिर्फ आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। राइट? तो ये हमारा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल भी हो गया, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन हमारे कुछ केसेस हैं जबकि जहां की जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उन्होंने ये सर्विसेज ली है तो उन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन बोले तो जो सीजीएसटी में, आईजीएसटी में रजिस्टर्ड है। राइट? तो अगर किससे लिया आपने सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से, कौन सी सर्विस? इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे ली है। राइट? तो ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पर एक्सक्लूड क्या था, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड किया था कि यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, और यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो बिजनेस एंटिटी अगर ले रही है तो चलेगा, अगर बिजनेस एंटिटी में भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन ही ले रहा है तो उसमें उसको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और लास्ट है आज के लिए हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज। तो सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती है? मतलब अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड्स दिए हैं, आपने कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, उस केस में अगर जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा अगर कोई भी है, पार्टनरशिप है या फिर इंडिविजुअल है, उस केस में और जो सर्विस रेसिपिएंट है उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो उस केस में जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो रिवर्स चार्ज पे किसके ऊपर आएगी? रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, ना कि जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और ऑल्सो ये एक्सेप्शन है कि इनके ऊपर अगर प्रोवाइड इनको दिया है तो इन्होंने अगर ये सर्विसेज ली है तो उनके ऊपर ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में ये आपको आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ऑल राइट? तो एक बार हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और उसके पहले एक और चीज, कब बॉडी कॉर्पोरेट है, कब बिजनेस एंटिटी है और कब रजिस्टर्ड है, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मेमोरी टेक्निक बोल सकते हो, मेमोरी टेक्निक बनाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कभी भी कोई बिजनेस चला रहे हो, आपको ऐसे सोचना है, याद ऐसे रखना है, अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो आपको कोर्ट का चक्कर पड़ेगा ही और गवर्नमेंट का चक्कर पड़ेगा ही। तो कोर्ट में क्या आ गया आपका, अगर आपने एडवोकेट से सर्विसेज ली है, हाँ, और एडवोकेट में एक और चीज मैं आपको बताना रह गया कि वो उसमें दे रखा है कि अगर आपने सर्विसेज एडवोकेट से ली है, ना कि लॉयर। अब लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? जैसे वही डिफरेंस है जो सीए फाइनल क्लियर्ड में है और जो सीए में है। आपने सीए फाइनल एग्जाम जैसे ही क्लियर कर ली, आप सीए फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद ही सीए नहीं बनते हो, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है आईसीआई में। जैसे आप मेंबरशिप लेते हो आईसीआई में, उसके बाद आप बनते हो सीए। वैसा ही इसमें भी होता है, जैसे आपने एलएलबी एग्जाम क्लियर करी आप बनोगे लॉयर, बट अगर लॉयर से आपने सर्विसेज लिए तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं है। आपने सर्विसेज किससे लिए? तो एडवोकेट। तो एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस है? जब कोई भी लॉयर एग्जाम क्लियर करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाता है तब वो एडवोकेट बनता है, तब उसके ऊपर अगर आप उससे सर्विसेज ले रहे हो तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी। तो अगर आप बिजनेस एंटिटी हो तो आपने कोर्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज जैसे लीगल सर्विसेज किसी एडवोकेट से या फिर आर्बिट्रेशन की सर्विसेज ली है या फिर गवर्नमेंट से कोई सर्विसेज ली है तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट होती है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर वाली जो सर्विसेज है वो इसमें रिवर्स चार्ज में आ गई। डायरेक्टर कार में घूमेगा तो इसीलिए आपको मोटर व्हीकल भी रेंट पे लेना पड़ेगा, और वो डायरेक्टर मैचेस देखने जाएगा तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज भी उसमें कवर हो जाती है। तो ये आपकी मेमोरी टेक्निक है। और रजिस्टर्ड के लिए आपको क्या कैसे ध्यान रखोगे, कब रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई सर्विस लेगा तो रिवर्स चार्ज में पे करना है, कि रजिस्ट्रेशन अगर आप जब ले रहे हैं
तो आपको एक प्लेस ऑफ बिजनेस बतानी पड़ेगी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी पड़ेगी दिखाने के लिए एड्रेस, और उसकी आपको फिर सर्विस सॉरी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी सर्विसेज, ये दोनों सर्विसेज अगर आपने ली है और आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको उस पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स वो देख लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। सर्विस रेसिपिएंट कौन है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ने एक सर्विसेज लिए जीटीए से, और जीटीए ने ऑप्ट किया है 5% पे टैक्स रेट पे करना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ वो चार्ट देखना है। ये रहा हमारा चार्ट। अब इस चार्ट में क्या दे रखा है? तो जीटीए है, जीटीए ने 5% का टैक्स रेट के लिए ऑप्ट किया है। अब अगर सर्विस प्रोवाइड करी है इन स्पेसिफाइड पर्सन को तो ही रिवर्स चार्ज होगा। तो हम देख लेते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो स्पेसिफाइड है कि नहीं। तो ये देखिए एफ पॉइंट में पार्टनरशिप फर्म भी नोटिफाइड है, तो इसी के लिए इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा और पार्टनरशिप फर्म को रिवर्स चार्ज पे पेमेंट करना पड़ेगा। देन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने किसी इंडिविजुअल को सर्विसेज दी है और इंडिविजुअल को सर्विसेज दी है और जीटी ने क्या ऑप्ट कर रखा है? 5% रेट। तो अब इंडिविजुअल का कहाँ पे जाएगा देख लेते हैं। ये जीटी होगा आपका, 5% हो गया। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्पेसिफाइड पर्सन। अब स्पेसिफाइड पर्सन में कहीं इंडिविजुअल आ रहा है क्या? फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब इंडिविजुअल नहीं आ रहा है, तो इंडिविजुअल कहाँ पे जाएगा? मतलब यहाँ पे जाएगा और उसको पे नहीं करना है रिवर्स चार्ज पे। अगर जीटीए का टर्नओवर 2 लाख 20 लाख 40 लाख 20 लाख से ज्यादा है तो वो पे करेगा, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज। अगेन जीटीए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और 5%, तो वो जो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट है उसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आता है, इसीलिए आपको जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। जीटीए ने किसी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विसेज प्रोवाइड करी। अब है वो इंडिविजुअल लेकिन वो रजिस्टर्ड है, तो अगर आप डिस्टिंक्ट वो जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसमें देखोगे कि सर्विस रेसिपिएंट अगर कौन है, तो उसमें सर्विस रेसिपिएंट में रजिस्टर्ड पर्सन भी दे रखा है, तो वहां पे तो ये फॉल हो रहा है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर है कि जीटीए हैज ऑप्टेड फॉर 12% रेट। तो अब अगर आप यहाँ देखो, कभी भी कोई जीटीए 12% रेट अप्लाई करता है, फिर भले वो किसी को भी सर्विस दे रहा हो, किसी को भी सर्विस दे रहा हो, वो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज पे उसको खुद को ही पे करना पड़ता है, उसको खुद को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और खुद को फॉरवर्ड चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये 12% इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, इसलिए यह क्या हो गया आपका फॉरवर्ड चार्ज। देन जीटीए ने सर्विसेज इसको दिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसने सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ही क्या लिया था? रजिस्ट्रेशन लिया था, फिर भले ये 5% हो या कुछ भी हो, ये फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। ये एक्सेप्शन है जो कि हमने देखा था गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। देन एडवोकेट है, एडवोकेट ने अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है। अब अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी हो गई तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारे एडवोकेट साहब का चले गए, तो ये रहा हमारा एडवोकेट की सर्विसेज। इसमें क्या दे रखा है? अगर बिजनेस एंटिटी से ले रखा है सर्विसेज, बिजनेस एंटिटी ने सर्विस ली है, अब वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका बिजनेस एंटिटी है, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस ली है तो आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। हमारा अब 7th पॉइंट, अगर सीनियर एडवोकेट है जिसने एक इंडिविजुअल को सर्विस दी है, अब वो इंडिविजुअल मतलब बिजनेस एंटिटी नहीं है, नॉन बिजनेस एंटिटी, क्या सर्विस दी है? रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट। तो इस केस में वो इंडिविजुअल छोटा सा इंडिविजुअल है, आपके और मेरे जैसा कोई पर्सन है, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा इतने से के लिए, गवर्नमेंट उनको परेशान नहीं करना चाहती, तो फॉरवर्ड चार्ज पे एडवोकेट को ही देखना पड़ेगा कि उसका टर्नओवर कितना है। अगर वो टैक्सेबल टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो उसी को रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगर इंडिविजुअल ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है पार्टनरशिप फर्म को, किस चीज की? स्पॉन्सरशिप। तो अगर आपको ध्यान हो तो स्पॉन्सरशिप में बॉडी कॉर्पोरेट भी है
और पार्टनरशिप भी है, तो इसीलिए ये आपका चला जाएगा आरसीएम में। इंडियन रेलवेज ने एक बिजनेस एंटिटी को जो कि कॉर्पोरेट है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करिए, कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डायरेक्टर्स की। तो आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पर ये एक्सेप्शंस हैं, और ये एक्सेप्शंस में क्या है, एक एक्सेप्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो अगर गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की, सिर्फ आईआरसीटी से आप टिकट निकलवाते हो, राइट, तो उसमें जीएसटी लग के आता है। अगर आपकी एसी टिकट है तो उसमें जीएसटी लग के ही आएगा, तो गवर्नमेंट खुद ही टैक्स पे करेगी। फिर आप भले से बिजनेस इंडिविजुअल हो, बिजनेस एंटिटी हो, तो भी आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। देन इंडियन पोस्ट का भी सेम है, इंडिविजुअल डूइंग बिजनेस को दे रही है सर्विसेज, स्पीड पोस्ट की सर्विसेज ये भी उसमें एक्सक्लूडेड है, स्पीड पोस्ट की सर्विसेज भी, तो इसमें भी फॉरवर्ड चार्ज पे गवर्नमेंट ही पे करेगी। देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अब यहाँ पर है, अगर कोई रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने शॉप रेंट पे ली है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब लोकल गवर्नमेंट से, तो आपको याद आ रहा है हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या पढ़ा था, तो ये आ गया आपका, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन तीनों गवर्नमेंट से ले रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है, उसने शॉप पे रेंट ली है, तो उसने रेंट पे शॉप ली है, तो रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। देन डायरेक्टर है, कंपनी है, उसको सिटिंग फीस दी है, तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिटिंग फीस दिए कभी भी, तो होल टाइम डायरेक्टर को आप सिटिंग फीस नहीं दोगे, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर तो आपका एम्प्लॉय ही है, तो आपने उसको रखा ही इसी चीज के लिए, उसको सैलरी भी आप इसी चीज के लिए दे रहे हो, तो अलग से उसको फीस नहीं दोगे। इसलिए यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे कि कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, इसलिए आरसीएम पे करना पड़ेगा। देन सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, 14 पॉइंट, हम 14 पॉइंट पे है। अगर कोई इंडिविजुअल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है जिसने जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को सिक्योरिटी सर्विस दी है, तो अब इस केस में क्या होगा, तो ऊपर जाके देख लेते हैं। ये आ गया आपका सिक्योरिटी सर्विस। यहाँ पर आप देखो तो दे रखा है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल ही है, और आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या फिर कोई भी एंटिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल है और ये आपकी रजिस्टर्ड है, तो इसमें आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। या फिर अब सर्विस जो प्रोवाइड करी हो, किसने करी है, 15 पॉइंट में कंपनी ने करी है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सर्विस प्रोवाइडर ही बॉडी कॉर्पोरेट है, और रिसीव करने वाला भी कंपनी है। तो उस केस में जो बॉडी कॉर्पोरेट अगर आप हो, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो, तो आपको खुद को टैक्स पे करना पड़ेगा। उस केस में रजिस्ट्रेशन, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आ गया हब मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात आ गई। सर्विस प्रोवाइडर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो रेंट कैब जिसको बोलते हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आपको ये चार्ट पे जाना है। ये आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जैसे ही आपका सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, उसे खुद को रजिस्ट्रेशन लेना है, फॉरवर्ड चार्ज पे करना है, आरसीएम की कोई बात ही नहीं आएगी। तो इसीलिए ये आपका हो गया फॉरवर्ड चार्ज। देन 17 पॉइंट, इंडिविजुअल पर्सन है जिसने सर्विस दी है किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, और इंडिविजुअल पर्सन ने क्या सोचा है कि मैं 5% के लिए ऑप्ट करूंगा। तो वापस से आप देख लेते हैं, इस केस में क्या हो गया, इंडिविजुअल पर्सन है तो हम सर्विस प्रोवाइडर, इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ चले गए, उसने 5% का टैक्स रेट चूज किया है, तो इट इज फाइन, और उसमें सर्विस किसको प्रोवाइड करिए, बॉडी कॉर्पोरेट, तो यही वो ट्रांजैक्शन है जिसपे आरसीएम है। तो आपको इस पे आरसीएम पे जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज पे। तो ये क्या होगा आपका आरसीएम। देन 18 पॉइंट, अगर इंडिविजुअल है जिसे सर्विस प्रोवाइड करिए बॉडी कॉर्पोरेट को, बट उस इंडिविजुअल ने क्या ऑप्ट कर रखा है कि वो 12% पे टैक्स पे करेगा, तो अगर उसने 12% पे टैक्स रेट पे से सोचा है कि अगर उसको पे करना है, तो क्या बात होगी, तो वो इंडिविजुअल है, 12% उसने अगर जैसे ही सोचा है,
तो उसको खुद को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फॉरवर्ड चार्ज पे वो खुद टैक्स पे करेगा। इस केस में भी रिवर्स चार्ज की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। जैसे ही 12% किसी में भी, आपको जीटीए में भी हमने पढ़ा और यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे भी देखा, जैसे ही आपका 12% आया उसमें फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा, जो सप्लायर है उसी को रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ पे हम एंड करते हैं आज का सेशन। कल हम बाकी सर्विसेज पढ़ेंगे और आगे हम लोगों को इस चैप्टर में कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ना है। जो सेक्शन 10 है सीजीएसटी एक्ट का वो भी पढ़ेंगे, तो 9 और 10 हम दोनों कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आपका पूरा चार्ज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जीएसटी पढ़ा था, जो कि 1 घंटे का टॉपिक था। उसके बाद हमने 2 आवर्स 30 मिनट्स हमने सप्लाई चैप्टर को दिए थे, वो कंप्लीट किया। और आज हमने अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स के आसपास ये जो रिवर्स जो चार्ज है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट सेशन में हमारा जो चार्ज का सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड हम लोग कल मिलते हैं। अब कल वापस से हम लोग चार्ज को ही कंटिन्यू करेंगे और चार्ज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमें एग्जाम्पशंस उठाने हैं। तो आई होप आपको मजा आ रहा हो ऐसे जूम में पढ़ने में। एंड जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आई होप टू सी यू, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी वापस कंटिन्यू कर लेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग कल मिल रहे हैं वापस चार्ज पूरा कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल मिस मत करना। और जो मैं एमसीक्यू डालने वाला हूँ अभी आज व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो एमसीक्यू भी बिल्कुल आपको करना ही है, दैट इज कंपलसरी। क्योंकि आप अभी एमसीक्यू भी करते जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, आपने एमसीक्यूज कर लिए तो वो कॉन्सेप्ट एकदम आपको फिट हो जाएगा आपके दिमाग में, तो आप भूलेंगे नहीं। इसलिए दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल तक के लिए मैं आपसे विदा मांग रहा हूँ एंड होप टू सी यू टुमारो ऑल्सो। सो स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहना एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।